हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जेईई मेन डेली 10 टेस्ट नंबर 7 के सॉल्यूशन का पार्ट 2 में पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। और ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि एक पॉइंट चार्ज है Q इज प्लेस्ड एट द सेंट्रल इंपॉर्टेंट है सेंटर ऑफ द क्यूब ऑफ साइड ए द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू वन फेस ऑफ द क्यूब। देखिए आपके पास एक क्यूब है और इस क्यूब के सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है, स्मॉल क्यूब, एकदम बीच में स्मॉल क्यूब रखा हुआ है, सेंटर पे है, ओ पे। बताना क्या है, फ्लक्स कितना होगा जो एक फेस से होकर पास कर रहा है। कोई इसमें से 6 फेसेस हैं, 6 फेस में से एक फेस से होकर कितना फ्लक्स पास कर रहा है वो बताना है। पहले टोटल फ्लक्स कितना होता है, यदि आप गॉस लॉ लगाएं तो गॉस लॉ कहता है कि यदि कोई भी इनक्लोज सरफेस है, ये देखिए इसका मतलब हुआ इनक्लोज सरफेस, यहाँ पे एस लिखे हुए हैं, एस मतलब सरफेस और ए जो साइन दिख रहा है वो है इनक्लोज्ड। तो यहाँ पर एक इनक्लोज सरफेस है जो कि अंदर में एक वॉल्यूम बनाएगा, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और ये एरिया वेक्टर उसका डॉट प्रोडक्ट का जो समेशन है, मतलब कि हर एक पॉइंट पर आप ये देखिए हम बात कहाँ कर रहे हैं, हम सरफेस पे बात कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर सरफेस कौन सा है, ये इसको इसका सरफेस है। देखिए ये सारे सरफेस दिख रहे हैं, ये सारे सरफेस दिख रहे हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इधर जा रहा है, यहाँ पर कुछ इधर जा रहा है, यहाँ पर कुछ इधर जा रहा है, और हर एक जगह जो एरिया है इसका उसको लेके हम यदि सम करें उसका डॉट प्रोडक्ट के साथ में, मतलब नॉर्मल एरिया का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ प्रोडक्ट लेते हैं और उसका सम करते हैं, यहाँ पर कितना आया, यहाँ पर कितना आया, वो सारा जो सम है वो होता है इस इनक्लोज जो सरफेस है उसके अंदर में जो चार्ज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है मीडिया का, यहाँ पर यदि एयर है तो एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है, यदि एयर नहीं होकर कुछ और होता तो एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखते। तो ये गॉस लॉ है, यही फ्लक्स है, इस क्वांटिटी को हम कहते हैं फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है वो इतना होता है, और इस केस में वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आया, क्यू इनसाइड में कितना है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये जो फ्लक्स है वो पास कर रहा है थ्रू ऑल द 6 सरफेसेस, पूरा क्लोज इनक्लोज जो सरफेस है उससे होकर पास करता है, और ये इनक्लोज जो सरफेस है यहाँ पर वो 6 ठो सरफेस है, passes through all 6 surfaces। इतना इतना हर एक 6 से नहीं पास करता है, ये सब मिला के passes through all 6 surfaces। ये जो है सो सम है उसका, 1 से जितना पास किया 2 से उतना पास किया। तो कहने का ये मतलब हम कह सकते हैं कि ये फाई ई जो है उसको कह सकते हैं फर्स्ट सरफेस से कितना पास किया। मान लेते हैं ये हमारा फर्स्ट सरफेस है, ये सेकेंड है, नीचे वाला 3 है, ये वाला 4 है, ये 5 है, और एक तो कहाँ बच गया, इधर वाला 6 है। तो फाई टू ये सारे जो है सरफेस से जो होकर पास करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स, उसका सम होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ये कहा था कि ये जो चार्ज कहाँ पर रखा हुआ है, सेंटर पर रखा हुआ है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सेंटर पर रखने से अब ये जो सारे सरफेसेस जो हैं वो इस चार्ज के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है। अब यहाँ पर सिमेट्रिक आ गया, ऑल सरफेसेस में जो 6 ठो सरफेस है वो है सिमेट्रिक टू चार्ज। जब वो ओरिजिन पर रखा हुआ है, सेंटर पर रखा हुआ है, तब सेंटर पर नहीं रहेगा तब सिमेट्रिक नहीं होगा। और एक बार यदि सिमेट्रिक हो गया, सिमेट्रिक का क्या मतलब है, जितना फ्लक्स इधर से इस सरफेस से होकर पास कर रहा है उतना इससे उतना इससे, तो ये सब का सब जो है सो सेम हो गया, मतलब सब जो है सो 5 1 हो गया, 1 2 3 4 5 6 2 हो गया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से आपको पता चल गया कि एक सरफेस से होकर कितना पास करेगा, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, उतना ही जो है सो बाकी सरफेस से होकर भी पास करेगा, फाई आई। आई जो है सो 1 से लेकर 6 तक है। यदि मान लीजिए तो ये आपका आंसर हो गया क्यू बाय 6 नॉट। ये पहले तो आंसर लिख लेते हैं। यदि मान लीजिए आपका जो क्वेश्चन में ये नहीं कहता कि हमारा जो सेंटर में नहीं है, ऑफ सेंटर जैसे हो जाएगा, तो ये तो सही है, टोटल फ्लक्स जो पासिंग थ्रू दिस इनक्लोज सरफेस जो कि ऑल द 6 सरफेसेस ऑफ क्यूब है वो तो स्टिल क्यूब एप्सिलॉन नॉट होगा।
लेकिन एक सरफेस से होकर जो फ्लक्स पास करेगा वो उसका 1/6 नहीं होगा। ये 1/6 तभी हो रहा है क्योंकि ये सरफेसेस जो है सिमेट्रिक हो गए इस चार्ज के रेस्पेक्ट में, तब सभी सरफेस से होकर सेम फ्लक्स पास कर रहा है और इसलिए 1/6 हो गया। जैसे ये ऑफ सेंटर होगा यहाँ से, आप ये नहीं कर सकते कि 1/6। ये तो सही है, ये तो तब भी सही है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वाइल है ऑफ 100 टर्न्स, एरिया दिया हुआ है, टर्न्स कितना है 100, एरिया कितना दिया हुआ है 5 × 10⁻³ स्क्वायर मीटर। इट इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड जो है 0.2 टेस्ला का है, उसमें इस क्वाइल को रखा गया है। द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द क्वाइल। ये देखिए, मान लीजिए क्वाइल है, एक तो क्वाइल का एक टर्न हम लिए हुए हैं और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर है। ये प्लेन हो गया आपका क्वाइल का, और क्वाइल का जो प्लेन का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फील्ड है। क्वाइल का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस क्वाइल का जो प्लेन है उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका एरिया वेक्टर भी होता है। तो दोनों एक ही हो सकता है कि एरिया वेक्टर आप उस तरफ जाए तो उस केस में दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री होगा, तो एंगल दोनों में पैरेलल या एंटी पैरेलल होगा। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, द क्वाइल इज रोटेटेड बाय 180 डिग्री। ओके, तो शुरू में मान लेते हैं कि इसका जो वेक्टर है एरिया वेक्टर वो इसके साथ में है। केस 1 में शुरू में क्या है, ये जो एरिया वेक्टर आपका दिख रहा है वो पैरेलल है बी के, यानी दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। और सेकेंड केस में दोनों के एंगल के बीच का जो एंगल है 180 डिग्री हो गया। ठीक है, इतना टाइम लगा इसको रोटेट करने में। केस 1 से केस 2 जाने में थीटा इक्वल टू 0 डिग्री से 180 डिग्री तक इसको रोटेट किया ना, उस टाइम कितना लगाया, ये टाइम लगाया 0.1 सेकेंड। बताना क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन द क्वाइल। यहाँ पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है सो प्रोड्यूस बताना है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इंड्यूस्ड होता है वो कितना होता है, वो होता है एवरेज यदि निकालना है तो चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, यही होता है। डायरेक्शन वगैरह हम नहीं देखते हैं, जस्ट मैग्नीट्यूड देख रहे हैं। तो ये फ्लक्स कितना होता है, आप यदि फ्लक्स निकालोगे तो होता है बी डॉट ए, एरिया वेक्टर, मतलब बी ए कॉस थीटा। बी है मैग्नेटिक फील्ड, ए है एरिया जिसको यहाँ पर हम एस से डिनोट कर रहे हैं। तो ई है हमारा, मान लेते हैं उसको एस कह देंगे, अभी रहने दीजिए, क्या ए और एस दोनों सेम सेम समझिए अभी, कैपिटल एस। तो ई हो गया आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फ्लक्स यहाँ पर जो है सो चेंज, मतलब कि बाद में कितना फ्लक्स है, शुरू में कितना फ्लक्स है, और डेल्टा टी जो है सो आपको रखना है वैल्यू। फ्लक्स कितना होता है बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। बाद में कितना बी है, बाद में ए कितना है, उसके बीच का एंगल। शुरू में कितना है B1 A1 कॉस थीटा 1। और ए तो एक टर्न के लिए हुआ ना, लेकिन आपके पास कितना टर्न है, टोटल 100 टर्न है। तो 100 टर्न रहेगा तो टर्न को मल्टीप्लाई कर देंगे। एक टर्न जितना आप फ्लक्स बनाया, एक और टर्न आ जाएगा तो फ्लक्स वो भी उतना ही बनाएगा, तो टर्न से मल्टीप्लाई कर देते हैं और टाइम जो लगा सो डेल्टा टी। इसमें एन कॉमन है, बी देखिए दोनों की केस में सेम है, फिक्स्ड है, एरिया भी दोनों का सेम है, तो बचा क्या cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 बाय डेल्टा टी। और हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो एन बी ए बाय डेल्टा टी। ये cos थीटा 2 कितना है, बाद में 180 डिग्री है दोनों के बीच का एंगल, और शुरू में कितना है 0 डिग्री। वैल्यू रखते हैं, एन का 100 टर्न्स बोला, बी का 2 टेस्ला बोला है, एरिया इसका था 5 × 10⁻³ क्यूबिक मीटर स्क्वायर मीटर, और डेल्टा टी जो टाइम है वो कितना है 0.1 सेकेंड है शायद, एक बार देख लेते हैं, 0.1 सेकेंड है। और ये cos 180 डिग्री -1, cos 0 डिग्री 1। यहाँ इसका मुझे जस्ट मॉड लेना है, डायरेक्शन से मतलब नहीं। तो ये कितना आ गया आपका 100 टाइम्स, ये दो मिलके 10 हो गया,
टाइम्स 10⁻⁻3, ये 2 हो गया, और नीचे में 0.1 है, इसको ऊपर ले जाते हैं तो कितना आ गया आपका 20, ये वोल्ट आ गया 20 वोल्ट। थोड़ा सा मिस्टेक है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका वैल्यू 0.2 टेस्ला है और हमने 2 टेस्ला लिख दिया, तो इसको 0.2 करना पड़ेगा। तो 0.2 मतलब कि 0.1 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन होगा, 0.1 मतलब 10⁻10। पूछा क्या है, वोल्ट में पूछा है इसने, तो 2 वोल्ट हो गया, 10 से डिवाइड करना है, ये आपका आंसर हो गया। ये हो गया आपका 2 वोल्ट। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन ऑप्टिक्स रे से है। एक लेंस है, ये लेंस फॉर्म्स ए रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। रियल इमेज बना रहा है, इसका मतलब लेंस कैसा है, कनकेव या कन्वेक्स। कन्वेक्स है, कन्वेक्स जो है सो रियल और वर्चुअल दोनों तरह का इमेज बनाता है, कनकेव तो हमेशा वर्चुअल बनाता है। द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज यू एंड इमेज डिस्टेंस इज भी। यू का वैल्यू दिया हुआ 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये आपका लेंस रहा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख दिया है ये यू जो कि 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। मैग्निफिकेशन कितना दिया है, -2। मैग्निफिकेशन -2 है, तो यहाँ से पहले देखिए मैग्निफिकेशन -2 है, माइनस का क्या मतलब हुआ, माइनस का मतलब हुआ कि ये इस इमेज का इन्वर्टेड इमेज मिलेगा, मतलब इन्वर्टेड इमेज किधर पर मिलेगा, राइट साइड में मिलेगा, इधर कहीं पर, और उसका डबल है, ये जो ऑब्जेक्ट है उसका डबल है इमेज और इन्वर्टेड है। तो यहाँ से भी निकाल सकते हो आप, v इक्वल टू -2u, -2u का वैल्यू है -15। u यहाँ पर हमें माइनस में लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि साइन कन्वेंशन, लाइट इधर से आ रही है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा ये नेगेटिव होगा और इस डायरेक्शन में हमारा पॉजिटिव होगा, तो u जो है सो -15 सेंटीमीटर लिखेंगे। और अब आ गया हमारा 30 सेंटीमीटर जो कि प्लस है, प्लस है मतलब कि राइट साइड में बन रहा है, इधर बन रहा है, तो यहीं से भी आप इसको यदि फार्मूला से भी देख सकते हो कि राइट साइड में बन रहा है। पूछा क्या है, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस पूछा है। अब ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, ये जो हो गया आपका 30 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट है 15 सेंटीमीटर पर, इमेज बना 30 सेंटीमीटर पर, प्लस में ऑब्जेक्ट जो है सो माइनस में लिखते हैं। तो आपको बताना क्या है, आपको बताना है फोकल लेंथ। लेंस का फार्मूला लिख देते हैं, लेंस मेकिंग फार्मूला नहीं, सिंपली लेंस फार्मूला 1/v -1/u। और इसमें सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, v का वैल्यू है 30 प्लस में, u का वैल्यू है -15, ये आ गया आपका 30, ये हो गया 1 + 2, तो ये आ गया 1/10। तो यहाँ से आपको मिल गया इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। बाकी सारे डिस्टेंस सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में होगा, और यही आपका आंसर है, इसका फोकल लेंथ हो गया 10 सेंटीमीटर। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि two resistors R1 is equal to 3 ohm और R2 is equal to 6 ohm are connected in parallel। एक ये है, एक ये है, ये दोनों जो है ये 3 ohm का है और ये 6 ohm है, पैरेलल में कनेक्टेड। दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रजिस्टर ऑफ R3। ये रहा R3 जिसका वैल्यू है 4 ohm, ये है R1, ये है R2। ओके, एंड 12 वोल्ट बैटरी, उसके बाद इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है जिसका ईएमएफ है 12 वोल्ट।
करंट फ्लोइंग थ्रू R1, इसमें कितना करंट बह रहा है वो आपको बताना है। I1 का वैल्यू क्या है, यही आपसे क्वेश्चन है। उसने बोला x/3 है, x का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है, मान लीजिए यदि यहाँ पर जो हमारा करंट आ रहा है वो I0 है, या I0 रखते हैं, तब ये I1 करंट कितना होगा। ये सिंपली जो है सो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। और यहाँ पर आपको पता है कि ये जो वोल्टेज है, इधर से जाइए या इधर से जाइए सेम है। वोल्टेज जो है सो IR ये कांस्टेंट है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर इसका मतलब IR के साथ में किस तरह से रिलेटेड है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो यदि हमें करंट यहाँ पर निकालना है तो इसका रेजिस्टेंस ना लेके हम इसके बगल वाले का रेजिस्टेंस लेंगे। इसके एडजेसेंट में जो है वो रेजिस्टेंस लेंगे 6 और डिवाइडेड बाय दोनों का सम लेंगे टाइम्स यहाँ पर जो करंट है वो। तो देखिए करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, पैरेलल में है, इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है 6 डिवाइडेड बाय ये दोनों का सम टाइम्स I नॉट, मतलब क्या हो गया 6/9 I नॉट। अब आपको क्या है I1 का वैल्यू चाहिए, तो सिंपली आपको I नॉट का वैल्यू पता करना है। और I नॉट का वैल्यू वही है जो बैटरी से निकल के आ रहा है। अब बैटरी से कितना बैटरी निकल के आएगा, इसका जो EMF है डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका निकालिए क्या होगा। तो देखिए ये दोनों पैरेलल में जो है सो उसको पर एक बार लिख लेते हैं। 3 ओम और 6 ओम ये दोनों पैरेलल में है, और इसके साथ में ये सीरीज में है 4 ओम। सीरीज में है तो सिंपली ऐड कर देंगे। पैरेलल में है, दो ठो यदि पैरेलल में हो तो हम उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं डिवाइडेड बाय सम, प्रोडक्ट बाय सम। पैरेलल में दो ठो है तब, और ये 4 ओम है उसको तो ऐड करना पड़ेगा। ये कितना आ गया 18/9 प्लस 4, सो ये 2 प्लस 4 6 ओम, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो ये आपका करंट जो I नॉट है वो हो जाएगा E, जो कि यहाँ पर 12 वोल्ट है, बाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो कि अभी भी 6 आया, तो 2 एम्पियर का करंट जो है सो बैटरी से निकल रहा है। और उसी 2 एम्पियर के करंट को हमें यहाँ पर लिखना है, उसी को डिस्ट्रीब्यूट करके पार्ट ऑफ 2 एम्पियर जो है सो 3 से जाएगा और ये 6 से जाएगा। 2 एम्पियर है उसका, ये देखिए रेजिस्टेंस इसमें कम है तो ज़्यादा करंट जाएगा, 2/3 इसमें जाएगा, 1/3 इसमें जाएगा। तो यहाँ पर उसका फॉर्मूला में भी लिख सकते हैं, ये हो गया 2/3। देखिए यहाँ पर आ गया ना 2/3। जो भी करंट यहाँ पर है उसका यहाँ पर जो रेशियो है रेजिस्टेंस का वो कितना है, ये दोनों का यहाँ 3 ओम है या 6 ओम है, राइट। ये 369 ओम में से दोनों को जाना है 3 और 6 ओम मिला के, ये जो है सो इसका कितना है हाफ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सो 1/3 इसमें जाएगा, 2/3 इसमें जाएगा, 1/3 इसमें जाएगा। ये देखिए 2/3 आया है। और I नॉट का वैल्यू यहाँ पर भी निकाले हैं 2 एम्पियर है, तो ये आ गया 4/3 इतना एम्पियर। अब यहाँ से कंपेयर कर लीजिए 4/3, तो x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू आपका 4 आ गया। ये आपका आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये साउंड वेव से क्वेश्चन है कि स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L = 1 मीटर। ये देखिए ये 1 मीटर का जो स्ट्रिंग है उसको क्लैंप कर दिया गया है इधर। इसका मास पर यूनिट लेंथ जो है वो है 10⁻³ kg पर मीटर। 10⁻³ kg मतलब 1 ग्राम पर मीटर। 1 मीटर लंबाई का मास है 1 ग्राम। और इसमें टेंशन है, टेंशन कितना है, T जो है सो दिया हुआ है। इसमें जो टेंशन है इधर वो कितना है 40 न्यूटन। पिक्चर से हटा देते हैं, केवल यहाँ पर लिख देते हैं 40 न्यूटन। द स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एट बोथ एंड, वो मैंने पहले ही कर दिया है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट ओवरटोन कितना हर्ट्ज है ये बताना। इसमें जो फ्रीक्वेंसी होता है वो कितना होता है, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। यदि दोनों साइड में क्लैंप है तो ये हो गया आपका ओपन ऑर्गन पाइप की तरह, दोनों में एक ही फार्मूला चलेगा। ठीक है, एक साइड यदि क्लैंप रहता तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की तरह चलता। तो ये दोनों ही केसेस में जो फॉर्मूला चलता है वो V/N टाइम्स V/2L चलता है। ये यदि L है आपका लेंथ, तो यहाँ पर भी L इसका यहाँ है। इस केस में थोड़ा करेक्शन भी आता है, इंड करेक्शन।
यहाँ पर दो करेक्शन भी नहीं है। यहाँ पर भी क्या है, वेलोसिटी है। अब इसमें यदि टेंशन टी है तो वेलोसिटी कितना होता है, वेलोसिटी होता है स्क्वायर रूट ओवर टी बाई मी। उस वैल्यू को यहाँ लिख देते हैं, एन बाय 2L स्क्वायर रूट ओवर टी बाई मी। ये है आपका फ्रीक्वेंसी। एन इसका जो है सो डिफरेंट हार्मोनिक्स बताता है। सबसे स्मॉलेस्ट जो हार्मोनिक है वो n इक्वल टू 1 होगा, जिसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। n इक्वल टू 1 मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो इसमें हार्मोनिक्स आता है n इक्वल टू 2, वो कहलाएगा फर्स्ट ओवरटोन, जो आपसे पूछा गया है। फर्स्ट ओवरटोन का मतलब n इक्वल टू 1 नहीं है, इस केस में n इक्वल टू 2 है। यही यदि यहाँ पर ये दोनों तरफ क्लैंप नहीं होता, एक तरफ क्लैंप होता, तब यहाँ पर चलता आपका केवल ऑड मल्टीपल और यहाँ 4L हो जाता। तो उस केस में पहला होता 1, दूसरा होता 3, दो नहीं आता। तो 1 3 5 ऐसे करके चलेगा n के वैल्यू, और n इक्वल टू 3 जो है सो फर्स्ट ओवरटोन होगा उस केस में, क्योंकि वहाँ पर सेकंड हार्मोनिक है ही नहीं, मिसिंग है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है सो देखिए क्या होता है, कभी कभी हम भूल जाते हैं फार्मूला कि v/2L है या v/4L है। एक केस में v/2L है, एक में v/4L है। तो मैं कैसे याद करता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो सबसे फंडामेंटल जो इसका फ्रीक्वेंसी होगा उसमें इस तरह से दिखेगा आपको। ये जो है इसको कहते हैं नोड। ये नोड केवल जो है जहाँ फिक्स्ड है वहां पर होगा। सेकेंड को केस में क्या होगा, एक बीच में नोड बन जाएगा। नोड का मतलब है वहां पर वाइब्रेशन जो है सो 0 है और लेंथ तो L है। अब ये दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस है वो होता है λ/2। इस केस में यहाँ पर कितना है, λ'/2। लैम्डा चेंज हो गया ना, λ'/2। तो यहाँ पर लैम्डा कितना आया, यहाँ पर लैम्डा आया 2L। यहाँ पर लैम्डा प्राइम कितना आया, लैम्डा प्राइम आया, देखिए दो ठो λ'/2, λ'/2 यहाँ से यहाँ तक, तो दो ठो λ'/2 ये L है। तो आपका लैम्डा प्राइम आया 2L/2। यहाँ 2L था, यहाँ 2L/2। नेक्स्ट आएगा 2L/3 ऐसे। और तब हम जो है इसका फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, v/λ। और लैम्डा के वैल्यू देखिए L के टर्म में क्या लिखेंगे, एक बार लिखेंगे 2L, एक बार लिखेंगे 2L/2, उसके बाद वाला लिखेंगे 2L/3। देखिए सब चल रहा है, 1 2 3 ऑल हार्मोनिक आर पॉसिबल। तो आपका ए आंसर हो जाएगा। एनीवे अब यहाँ पर जो है सो वैल्यू रखते हैं इसका, सबका वैल्यू रखिए। फर्स्ट ओवरटोन का बात कर रहा है, तो फर्स्ट ओवरटोन जो है वो कौन सा है, यहाँ पर n लिख देते हैं, वो f2 का बात कर रहा है। तो 2/2L। t का वैल्यू कितना है 40 10, और इसका वैल्यू है 10⁻⁻3। L का वैल्यू कितना है 1 मीटर है। तो 2 चला गया, 1/1 L = 1 मीटर हो गया, 40 × 10⁻3। तो ये आ गया 200 हर्ट्ज। 200 हर्ट्ज, यही आपका आंसर है। ये क्वेश्चन था साउंड वेव से। तो इस वीडियो में इतना ही। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम टेस्ट नंबर 8 का सॉल्यूशन को लेकर आएंगे। थैंक यू।